एक बार फिर से हफ्ते की कमजोर शुरुआत के हैं सारे के सारे संकेत और पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद इस हफ्ते क्या कहीं कोई राहत मिलेगी, सपोर्ट लेवल के आसपास रुकेंगे या फिर कुछ नई कमजोरी के लिए होना है तैयार। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और विदेशी बाजारों के कमजोर संकेतों के बीच आइए करते हैं हफ्ते की शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। साथ ही मैं हूं दिवांशी आशर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो जिस तरह से अब हम देख रहे हैं छुट्टी का माहौल शुरू हो चुका है, तो सबसे अच्छी बात है कि छुट्टियों का माहौल है, कम से कम एफआई छुट्टी पे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपका स्वागत है दिवांशी शो में। आज दीपांशु छुट्टी पर, तो दीपांशु की जगह देवांशी है, तो देवांशी वेलकम। बिल्कुल, तो चलिए ट्रिगर्स के साथ कर लें शुरुआत। तो आइए आज के बड़े ट्रिगर्स देख लिए जाएं। और बड़े ट्रिगर्स में शुक्रवार को डाउ में रही 525 अंकों की कमजोरी, हालांकि नेस्डेक रहा सपाट और साथ ही रसेल 2000 जो कि वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स मान लें, ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स मान लें, वो हरे निशान में हुआ है बंद। एफआईएस की लगातार बिकवाली जारी है। शुक्रवार को भी आंकड़े कमजोरी की तरफ आते दिखे। 2000 करोड़ से ज्यादा की कैश मार्केट में बिकवाली। एक और नया खिलाड़ी आज बाजार में उतरने को तैयार। श्रीराम प्रॉपर्टी की होगी आज लिस्टिंग। कमजोर लिस्टिंग के पूरे आसार, लेकिन एक्शन कमोडिटीज बाजार में है भरपूर। 7 एग्री कमोडिटीज के वायदा पर 1 साल के लिए बैन किया है सरकार ने। वजह महंगाई, जी हाँ, जिसका जिक्र हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे कि बढ़ती हुई महंगाई एक बड़ी चिंता हो सकती है, जो आप हम शायद देख न पा रहे हो, लेकिन एफआईएस की बिकवाली के पीछे की बड़ी वजह, और वही आप देखिए उसी पर एक्शन में आती हुई दिख रही है सरकार। तो सरकार ने महंगाई रोकने के लिए ये उठाया है बड़ा कदम। तो आज ये हैं सारे ट्रिगर्स देवांशी। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि मैं कह रही थी कि वैसे छुट्टियों का माहौल तो शुरू हो चुका है दुनिया भर में, लेकिन चिंता बढ़ रही है। अब ओमिक्रॉन को लेके अब काफी चिंता बढ़ती हुई दिख रही है, वहां पे टेपरिंग को लेके अब चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। तो इन सब संकेत को लेके किस तरह से मूड बनाना चाहिए, क्या माहौल है? देखिए, 2 तरह की चिंताएं हैं ओमिक्रॉन को लेकर। पहली चिंता तो ये कि इसके फैलने की, और दूसरी चिंता इसके इफेक्ट की। तो फैलने की चिंताएं ज़्यादा कि जिस तरह से इसके संक्रमण की दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसको देखते हुए अचानक से आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो डर है वो इसलिए कम है क्योंकि ये इतना घातक है नहीं। ओमिक्रॉन की वजह से डेथ रेट है वो कोई खास है नहीं। दूसरी बात है कि ज़्यादातर लोग दुनिया भर में वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, तो उस वजह से भी आपके लिए थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए दिखें, शुक्र है कि अभी तक हिंदुस्तान में मामले कंट्रोल में हैं, हालांकि यूरोप में कुछ देशों में मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसी की वजह से थोड़ा सा बाजार पर असर भी आता हुआ दिखा है। फ़र्ज़ करें जब तक आप 1000-2000 मामले हो, 2000 के 10,000 हो जाएँ चिंता ना हो, लेकिन 10,000 से 50,000 हो जाए, 50,000 से लाख होने लगे, तो फिर वो चिंताएं जो बनती है वो ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई दिख रही। तो थोड़ा सा आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म में ये सेंटिमेंट खराब कर सकता है, वो कर रहा है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में शायद उसका उतना इम्पैक्ट ना हो जितना लोगों को डर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अब आपको, हमें सबको ये पता है कि हमें कोरोना के साथ जीना है। ज़्यादा जितना बहुत जल्दी से ये जाएगा नहीं, लेकिन अगर इससे हम बच पाते हैं या इसमें डेथ रेट कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, और जो कुछ भी ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इस एसिम्टोमेटिक हैं, तो फिर बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन बाजारों को करेक्शन के लिए कोई न कोई वजह चाहिए। अब देवांशी बात यही है कि हम टेपरिंग की वजह से नहीं गिरे, जो दूनी कर दी। हम ब्याज दरें 2022 में 3 बार बढ़ाई जाएंगी, उसकी वजह से नहीं गिरे। हमारे यहाँ एफआईएस की बिकवाली है, उसकी वजह से लिमिटेड गिरे हैं। तो अब कहीं न कहीं कोई न कोई आपको ऐसा ट्रिगर चाहिए जो बाजार को नया डायरेक्शन दे। तो बढ़ते हुए मामलों की थोड़ी चिंताएं हैं जो ग्लोबल मार्केट्स पर थोड़ी सी हावी होती दिख रही है, और इसी वजह से अमेरिकी बाजारों में भी थोड़ी कमजोरी दिखी है, और आज फिर से डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े नुकसान में दिख रहे हैं। तो हालांकि एशिया का रिएक्शन उतना बुरा नहीं है, उतने खराब नहीं है एशिया के बाजार, लेकिन अमेरिका के बाजार और स्पेशली डाउ जो कुछ हद तक ज़्यादा मजबूत था शुक्रवार के पहले, नेस्डेक में कमजोरी ज़्यादा दिख रही थी। नेस्डेक ने रुकने की कोशिश की है, लेकिन डाउ पर थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा होता दिख रहा है। डेफिनेटली। तो जैसे कि आपने कहा कि यूएस मार्केट्स गिरे हुए हैं, इससे यूरोप में भी हम देख रहे हैं कि जो गिरावट है, संकेत जो है वो काफ़ी कमजोरी वाले ही आते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये पूरा हफ्ता एटलीस्ट जो शुरुआत है, हमें यही मान के चलना चाहिए, थोड़े से सुस्त बाजार, हमारे सेटअप थोड़ा सा सुस्त होता हुआ दिख रहा है? सुस्त रहेगा। और देवांशी, डर एक ही बात का कि फेस्टिव सीजन एक तरह से, या छुट्टियों का सीजन कहते हैं, कि साल के अंत में सबसे ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ शॉपिंग, हमारे यहाँ घूमना फिरना दिवाली के वक्त ज़्यादा होता है। पश्चिमी देशों में सबसे ज़्यादा
क्रिसमस और न्यू ईयर पर। और क्रिसमस और न्यू ईयर पर अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, सेलिब्रेशंस पर रोक लगे हैं, जाहिर सी बात है कि लोग जो खर्चा करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं उनके चलते हुए थोड़ा सा वहाँ की इकोनॉमी पर खतरे बनते हैं कि जो एक रिकवरी और एक मजबूती के जो संकेत आ रहे हैं उस पर थोड़े समय के लिए ही सही वो ब्रेक लग सकता है। लेकिन जहाँ तक दूसरा सवाल है छुट्टियों का सीजन का, भले हमारे यहाँ हम फुल फ्लेज काम कर रहे हो, लेकिन आज से एक चीज़ समझ लीजिए, एफआईज का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो इसलिए होगा कि आमतौर पर दिसंबर के दूसरे हफ्ते से एफआईज छुट्टियों में जाना शुरू हो जाते हैं। तो अब वैसे चाहें तो घरेलू फंड्स जो हैं वो अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा पाएँ और वो खरीदारी करने के लिए लेवल्स ठीक समझें, पैसा उनके पास है, लोकल इन्वेस्टर्स भी पैसा काफ़ी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, और अगर वो आने लगे तो वो एक फ्रंट सीट ले सकता है। उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए और वो ये कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो। अगर ग्लोबल मार्केट्स स्टेबल रहेंगे तो एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है छुट्टियों की वजह से, और घरेलू फंड्स की तरफ से थोड़ा खरीदारी का मामला शुरू हो सकता है। सो मेरे ख्याल से अगले 2 हफ्ते आपको इस और बजाय एफआईज की बिकवाली के इस बात की ओर फोकस करना है क्या घरेलू फंड अब यहाँ से इन लेवल्स पर एग्रेसिवली खरीदना शुरू करते हैं या नहीं, और वो बाजार के लिए की होगा। तो अब तक देखिए, कमजोरी के लिए तो हमें कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं, हमें पता है बेच रहे हैं एफआईज, लेकिन खरीदारी के लिए क्या हो सकता है, 2 ही चीज़, अच्छे लेवल्स जो आते हुए दिख रहे हैं, घरेलू फंड्स की तरफ से रुझान बदलता हुआ जो कि पिछली बार भी हमने 16,800 के आसपास देखा था, और तीसरी चीज़ ग्लोबल मार्केट्स थोड़े स्टेबल हो जाए। तो अगर ये तीन चीज़ों का मिक्सचर आपको साथ में मिल जाए तो फिर थोड़े जो कुछ हद तक ओवरसोल्ड मार्केट है वो थोड़े रुक सकते हैं, लेकिन आज के लिए तो थोड़ा मामला मुश्किल बना है शुरुआत करने के लिए, थोड़ा सा सुस्त हो सकता है। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल यही था, एफआई की जो बिकवाली है वो थम नहीं रही है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि थोड़े से छुट्टी पर हैं, वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा होती हुई दिख रही है, लेकिन हमारे बाजार में एफआईज की लगातार बहुत लंबे समय से एफआईज की बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। क्या इनसे डरना चाहिए, या फिर जैसे कि आपने कहा कि डीआईज किन लेवल्स पर खरीदते हैं, क्योंकि लगातार डीआईज की भी खरीदारी होती हुई दिख रही है? डर तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और अच्छा खासा डर है। लेकिन एक चीज़ देखिए देवांश, जो शुक्रवार को हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से आप लगभग 250 पॉइंट गिरे हैं निफ्टी पर, 1000 पॉइंट लगभग 900 पॉइंट आप गिरे हैं बैंक निफ्टी पर, उतने बुरे आंकड़े नहीं है एफआईज के। 2070 करोड़ की बिकवाली कैश में की है, और आमतौर पर इस रेट इस जो क्वांटम है एफआईज की बिकवाली का 2000 करोड़ प्लस ही रहता है, 3,500 करोड़ कैश मार्केट में। उसके विपरीत स्टॉक फ्यूचर्स बेचे नहीं उन्होंने, 4 करोड़ की एक्चुअली खरीदारी, मतलब जीरो एक तरह से। इंडेक्स फ्यूचर्स भी कोई खास नहीं, 470 करोड़ बेचे। तो फिर ऐसे में 17,000 के आसपास की आपकी क्लोजिंग है शुक्रवार को। इतना मार्केट का गिरना शुक्रवार के सेशन में सबसे बड़ा जो गिरावट का कारण रहा है, और जो सबसे बड़ा सेल ऑफ हुआ है वो हुआ है लोकल ट्रेडर्स की तरफ से। जब आपने 17,150 तोड़ा है, उसके बाद में कई सारे हेज फंड्स की पोजीशन लिक्विडेट हुई है, कई सारे लोकल ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो, और बच्चे कुछों के स्टॉप लॉस 17,000 के नीचे ट्रिगर हो गए। तो अब जो प्रेशर इस राउंड में बनता हुआ दिख रहा है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का है। तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन ज़्यादा खाली कर रहे हैं, वो आपको नजर आ रहा है, बजाय इसके कि एफआईज की बिकवाली उतनी ही जितनी हो रही है, उल्टा कम ही हुई है, ज्यादा नहीं हुई। सामने आप देखिए 1500 करोड़ के आसपास की लोकल फंड्स ने खरीदारी कर ली, तो आंकड़े उतने बुरे नहीं है जितने बुरे मार्केट थे। सो मेरे ख्याल से, लेकिन अब वही है कि अब किसी के खरीदने की हिम्मत है नहीं। उल्टा अगर एफआईज को भी बेचना है और ट्रेडर्स को भी बेचना है तो लोकल फंड कितना लेकर लेंगे, और उसी का असर ये जो दोनों मिलकर आता है, तो आप देखते हैं कि शुक्रवार जैसा सेशन होता है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आज भी गैप से खुलेंगे, गैप से खुलने के बाद कुछ और मार्क टू मार्केट लॉसेस होंगे, कुछ और आपके ट्रिगर होंगे, खुल के हम एक बार थोड़ा और गिरेंगे, उसके बाद देखते हैं 16,800। आज मेरे लिए एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 16,800। 16,782 का हमने लो बनाया था पिछली बार, वहाँ से हमने 17,800 के आसपास तक की रिकवरी देखी थी, वापस वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। अब देखते हैं, ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, और मैं उसके नीचे के लेवल बताना नहीं चाहता। अगर वो 16,800 के नीचे हम बंद होते हैं तो फिर 16,200 16,400 तक की रेंज के लिए रिस्क खुल जाती है, वो देखना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपके लिए 400 से 600 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है आने वाले समय में। 400 से 600 पॉइंट, ये मतलब एक दिन में 2 दिन में नहीं होगी, घबराइए मत, आराम से आपको मौका मिलेगा गिरने का भी, संभलने में वक्त लगता है तो गिरने के लिए भी मौका मिलेगा। लेकिन जिस स्पीड से हम जा रहे हैं और जिस तरह से, ये बहुत ज़रूरी कि हम पुराने लोज जो हैं उसे होल्ड करके रिकवर करने की कोशिश करें।
बिल्कुल, तो आज इसी पर नजर रहेगी कि क्या पुराने लोस को होल्ड होता है या नहीं। इससे लेवल्स पे आएंगे, लेकिन इससे पहले आज के संकेत इस पर बात करते हैं। क्या लगता है आज क्या संकेत हैं जो सबसे अहम होंगे? 6 में से 4 संकेत देवांशी नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या क्या है? ग्लोबल नेगेटिव है, एफआईज नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के पॉजिटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत कुछ हद तक पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। ओवरसोल्ड मार्केट है, डिस्कस करेंगे हम डेटा आगे विस्तार से। सेंटिमेंट नेगेटिव है और ट्रेंड भी बेहद नेगेटिव है। अब आइए आज के सपोर्ट जोन आपको बता दूं। 16,785, 16,915 ये दिन के लिए सपोर्ट जोन है आपके लिए। इसके नीचे 16,625, 16,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगला है जिस पर आपको फोकस करना है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,065, 17,150 ऊपरी रेंज है जिस पर नजर रखिए। वैसे तो इसे भी पार करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हायर साइड पर 17,175 से 17,250 स्ट्रॉन्ग बिकवाली की जगह अब बनती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 35,125, 35,325 ये सपोर्ट रेंज है। इसके आसपास कहीं यहीं पर हम खुलने चाहिए। इसके नीचे जाने पर 34,800, 35,000 हल्का फुल्का अगला सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में 35,000 के नीचे रिस्क और बड़ी खुलती है, ये बात सही है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 35,900, 35,975 ऊपरी रेंज है आज के लिए। इसके पार निकल कर टिके तो 36,200, 36,375 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, वहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली आने की आशंका बनेगी। तो ये बड़े जोन है जो आज के लिए आपके लिए। जी बिल्कुल, और आज की जो रेंज है वो क्या होगी फिर? रेंज देखिए 16,915, 17,065 दिन की छोटी रेंज होती है, उसके नीचे ही आप खुलेंगे। तो इसके लिए फिर आपके लिए दिन की मीडियम रेंज ज़्यादा काम की है और वो है 16,785। अब 16,785 की इंपॉर्टेंस क्या है देवांशी, वो बता दूं। 29 नवंबर को 16,782 का हमने लो बनाया था, ठीक है, और उस समय हमने वहीं से रिकवरी देखी थी और तब हमने 17,026 के आसपास की क्लोजिंग देखी। बेसिकली हमने 16,985 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी, वहाँ से हम घूमे। तो मेरा ये मानना है कि 16,782 इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैंने थोड़ा सा 2-4-5 पॉइंट एडजस्ट करके 16,785 लिखा है। ये आपके लिए मीडियम रेंज है। ऊपर की तरफ 17,150 बड़ी रेंज के तौर पर 16,700, 17,200 आपके लिए निकल कर आती है। अब आइए बैंक निफ्टी 35,325, ये आपके लिए आज दिन का सपोर्ट रेंज है। 35,975 दिन की ये छोटी रेंज। मीडियम रेंज 35,125, 35,200 निकल कर आएगी और बड़ी रेंज के तौर पर 34,800, 36,375 ये लेकर चलें। ये तीन बड़े, थोड़ी सी रेंज बड़ी है देवांशी, और उसकी वजह ये है कि 900 पॉइंट गिरा है और इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी सी बढ़ रही है, इसलिए लेवल्स आपके लिए थोड़े थोड़े दूर के आ रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी बैंक निफ्टी पर है जहां पे रेंज हल्की सी आपको बड़ी दिख रही है। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 57%। जी, एफआई की पोजीशन 57% के आसपास है, थोड़ी सी घटी है, हल्की फुल्की लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरसोल्ड है 0.8 के आसपास। आज जब आप गैप से खुलेंगे, कुछ और तेजी की पोजीशन हल्की होगी, तब डेफिनेटली ओवरसोल्ड होगा। और मैं स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करता हूँ कि निचले स्तर से एक रिकवरी आएगी। अब प्रॉब्लम, रिकवरी तो कई बार ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो दे रहा है, लेकिन उस रिकवरी में आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर जैसे ही पुट कॉल रेशियो आप देखिए थोड़ा बढ़कर आता है, वापस से सेलिंग आ जाती है। तो जैसे हल्की सी शॉर्ट पोजीशन कम हुई, फिर से ऊपर के लेवल पर शॉर्ट भी बनना शुरू होता है। तो आज की रिकवरी में अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो गैप डाउन ओपनिंग का फायदा उठाकर खरीदारी करने का सोचें। अगर नहीं है तो फिर आज लोअर लेवल से, किसी भी लेवल से जब रिकवरी आए तो उस रिकवरी में धीमे धीमे अपनी पोजीशन हल्की करने का सोचें। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जिस तरह से आप एक और चीज़ समझिए, देखिए 5 सेशन पहले, एग्जैक्टली 5 सेशन पहले आप थे 17,639 पर, और ऐसा लग रहा था कि 17,600 के ऊपर निकलकर बाजार आपको एक बड़े ब्रेकआउट के लिए देने की तैयारी कर सकता है। हम 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग का इंतजार कर रहे थे, और देवांशी आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लगातार यही बात कर रहे थे कि 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है तो ट्रेंड हमारा नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। सो 17,525 तक हम पहुंचे क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन 17,600 के ऊपर बंद नहीं हुए। अब 17,639 से आप सोचिए, आप सीधे 600 पॉइंट वहाँ गिन लीजिए, 200 और गिन लिया, 800 पॉइंट नॉन स्टॉप आप 6 ट्रेडिंग सेशन में गिर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो आपका ओवरसोल्ड है, तो लोअर लेवल से हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग खरीदारी आने के आसार हैं। अब उसका फायदा, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, वो भी करिए। और नहीं तो आप ऊपर के लेवल पे अपनी पोजीशन धीमे धीमे कम करते चलें, ताकि आपका मतलब गुंजाइश जगह रहे नई पोजीशन बनाने के लिए।
बिल्कुल, तो ये आज सारे। अहम यही है कि अगर थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो अगर आपकी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन है तो वहां से आप एग्जिट कीजिए, हल्के हो जाइए। ये अहम ट्रिगर पॉइंट है आज। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन जिसकी हो उनको क्या करना चाहिए आज? देखिए, स्टॉप लॉस लगाना है इंट्राडे के लिए 16,750 का थोड़ा दूर है। अगर आप उतना दूर नहीं लगा सकते तो फिर 16,900 का लगाइए जो क्लोजिंग बेसिस पर है, क्योंकि आपको 16,900 के नीचे की क्लोजिंग मिली है। 16,912 की क्लोजिंग हुई है 6 दिसंबर को, माफ़ कीजिएगा, हाँ 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को जो 16,912 की क्लोजिंग मिली है देवांशी, तो उसके लिए आपको नज़र रखना है। 16,900 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्राडे में आपको 16,900 रखना है तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन वो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए बेहतर है 16,750 के आसपास का इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखें, और क्लोजिंग 16,900 के नीचे अगर आज मिलती है तो फिर लॉन्ग पोजीशन आपको छोड़ देनी चाहिए। आइए बैंक निफ्टी, एक ही स्टॉप लॉस है 35,300, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी यहाँ पर सेम एक ही स्टॉप लॉस रखा है। और उसकी वजह है कि क्लोजिंग बेसिस पे तो 29 नवंबर को आपको 35,970 मिला था, उसके नीचे बंद हो ही चुके हैं, तो वैसे तो शुक्रवार को ही ट्रिगर हो गया। अब अगर आप अब भी लॉन्ग पोजीशन है तो 35,300 का स्टॉप लॉस रखिए, दोनों ही तरह से। अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस बता दूं, 17,100 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होगा। 17,250 के ऊपर जब तक अब निफ्टी वापस बंद ना हो तब तक ये सेल ऑन राइज है। 17,250 के ऊपर बंद होने पर ही ताकत का पहला अंदाजा मिलेगा। वो भी मतलब ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन 17,250 के ऊपर बंद होने तक, जब तक 17,250 के ऊपर बंद नहीं हो रहा तब तक उछाल में बिकवाली करनी है आपको, ये ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी के लिए 36,050 छोटा स्टॉप लॉस है। वैसे बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 36,500-600 का आता है, 1000 पॉइंट दूर हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा रखा है 36,500 का। हालांकि वो भी 400 पॉइंट दूर है, लेकिन उससे छोटा स्टॉप लॉस बनता नहीं है। तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 36,050 का रख सकते हैं। अगर आपकी शॉर्ट बहुत ऊपर के लेवल की है और आपकी ताकत है 1000 पॉइंट के रिस्क की, तो 36,550 का रखें, लेकिन मेरे ख्याल से 36,050 काफ़ी है जी। तो ये तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन हुई। आज नई पोजीशन कैसे लेनी चाहिए? एग्रेसिव ट्रेडर्स निफ्टी शॉर्ट करें 17,100 के स्टॉप लॉस के साथ में। नीचे का टारगेट 16,925 होगा, शायद उसके आसपास या नीचे खुले। 16,800 दूसरा टारगेट होगा 16,725, 16,700 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि अगर आज उछाल मिले कभी भी दिन के दौरान या बाद में ऊपर आए तो आप 17,150, 17,225 ये परफेक्ट रेंज है जहाँ पर शॉर्ट करें। अब आज तो मौका मिलना मुश्किल है, लगता नहीं कि वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन अगर आए तो वहाँ बेचना है 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,075, 17,002 छोटे टारगेट, 16,975, 16,925 दो अगले टारगेट जिनके लिए आपको करनी है निफ्टी में बिकवाली। अब आइए जो खरीदना चाहते हैं 16,800 के नज़दीक खरीदें। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 16,800 के नज़दीक होगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 16,750 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 16,900 और 16,965 दो छोटे टारगेट हैं। 16,985, 17,050 मीडियम टारगेट है और 17,150 फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको 16,800 के आसपास खरीदारी करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर्स बाय निफ्टी करने की राय नहीं है, वो हटा दें, वो खरीदना नहीं है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कोई राय नहीं, सिर्फ 16,800 के आसपास आए तो ही खरीदें, अदरवाइज छोड़ दें। ये आपके लिए निफ्टी पर राय होगी। अब आप कहें तो बैंक निफ्टी बता दूं? बैंक निफ्टी, यस। बैंक निफ्टी, जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं, अगर उछाल मिले और उस उछाल में ऊपर बेचे तो 35,975, 36,200 ये रेंज है जहां पर आपको बेचना चाहिए। 36,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका। नीचे की तरफ जो टारगेट बनेंगे 35,850, 35,700 छोटे टारगेट हैं, 35,625, 35,550 मीडियम टारगेट है और 35,325 का फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है बिकवाली बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर आने दें। और जो लोग बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं वो 35,125, 35,325 की रेंज में खरीदिए, यहाँ पर खरीदना चाहिए। 35,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट जो बनेगा 35,500 और 35,625 छोटे टारगेट हैं, 700, 850 मीडियम टारगेट है, 900 और 975 बड़े टारगेट है। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कोई ट्रेड नहीं। आप खरीदारी करने के मामले में आज एग्रेसिव ना हो, ये रखिए। लेवल्स पर आने दें, जितना आप 16,800 के नज़दीक निफ्टी खरीद पाएँ, बैंक निफ्टी 35,300 के नज़दीक खरीद पाएँ, उतना आपके लिए रिस्क कम हो जाती है। वहाँ पर भी स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। बिल्कुल, तो ये थी पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी और लेवल्स, अहम लेवल्स और रेंज आपके लिए। अनिल सर, अगर बैंड की बात करें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक दिन के लिए बाहर निकला था, फिर से बैंड में आ गया, ये एक नहीं है। और एस्कॉट्स और आइडिया ये बने रहेंगे एफएनओ बैंड में। तो ये दोनों अपडेट्स हैं एफएनओ बैंड को लेके। एक नई लिस्टिंग अब होने वाली है आज, श्रीराम प्रॉपर्टीज, क्या करना चाहिए?
श्रीराम प्रॉपर्टीज की भी मैं बात करूँ उससे पहले एक बार थोड़े से एफएनओ के डेटा बताना चाहता हूँ मैं। yes. एफएनओ में देखिए देवांशी पुट कॉल रेशियो अपना 0.8 पर आया है 1.03 से 23 बेसिस पॉइंट घटा है। इस पूरे फॉल में पुट कॉल रेशियो 0.8 के नीचे या इसके आसपास ओवरसोल्ड होना शुरू हो जाता है। 0.65 0.68 तक लोएस्ट साइड पर आया है। आज जब आप गैप से खुलेंगे 125-150 पॉइंट नीचे तो फिर डेफिनेटली उस लेवल के आसपास और थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन जो हल्की होगी। देखिए दो चीज़ें होंगी, एक तो चूंकि शुक्रवार को आप लोएस्ट लेवल पर बंद हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से कुछ स्पिल ओवर ट्रेड्स हो सकते हैं, एफआईएस के बिक वाली के हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जब हम शुक्रवार को बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स फ्लैट थे, तब ये नहीं पता था कि डाउ 500 पॉइंट गिर जाएगा। तो हो सकता है भारतीय बाजारों ने कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश की हो, डाउ फ्यूचर्स इतने खराब नहीं होने के बावजूद ये अंदाज़ा लगाया। और मैं तो आपको कहता ही हूँ कई बार, क्या हमारे बाजार डिसाइड करते हैं कि अमेरिकी बाजारों की चाल कैसी रहेगी। शुक्रवार को भी हम जिस तरह से गिरे, डाउ फ्यूचर्स वैसे नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब जब आपको वापस से अमेरिका में तेज़ गिरावट, फिर डाउ फ्यूचर्स और ख़राब होते दिख रहे हैं और उसके बाद गैप से आप खुलते हैं, तो हो सकता है पुट कॉल रेशियो 0.65 0.7 की रेंज में आए, वहाँ पर आप कम से कम शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अब वो लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए अब गैप से खुलने के बाद 17,000 आपके लिए मेक और ब्रेक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस वक्त मार्केट में शॉर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम लॉन्ग्स की ज़्यादा है। 17,000 के पुट पर वीकली सीरीज जो इस हफ्ते खत्म होगी, मंथली सीरीज जो अगले हफ्ते खत्म होगी, दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 37 लाख शेयर का वीकली में, मंथली में 46 लाख शेयरों का, तो दोनों मिलाकर लगभग 90 लाख शेयर के हैं। और अगर दोनों सीरीज मिला के देखें तो 17,000 के नीचे 1,40,00,000 शेयर निफ्टी पर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर है। 1,40,00,000 शेयर, यानी कि 17,000 के नीचे आप बने रहेंगे, जो कि आज दिख रहा है, तो ये ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम करने की चक्कर में पड़ेंगे और ये बाजार पर दबाव बनाएगा। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग ये सबसे बड़ा खतरा है मार्केट में, बजाय सेलिंग के फिगर उतने खराब नहीं है एफआईएस के। 2,000 करोड़ की सेलिंग हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर ट्रेडर्स इतने लॉन्ग हैं पुट राइटर्स तो दिक्कत है। इसलिए 17,000 अब आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। नीचे हल्का फुल्का सपोर्ट 17,800 के आसपास है, बहुत छोटे डेटा हैं। ऊपर तो दबाकर शॉर्ट हुए हैं 17,100 200 हर एक रेंज पे। तो गैप से खुलने के बाद आपकी जो रेंज होगी 16,800 17,000, ये डेटा बता रहे हैं। 17,000 के ऊपर निकलने ही अब पसीना आ जाएगा आपको। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,000 के ऊपर जब तक ना निकले तब तक आप किसी भी हिसाब से सोचिए भी मत कि आप अच्छे हैं। 36,000 के कॉल्स पर 17 लाख शेयर हैं, अच्छी खासी कॉल रेटिंग हो के रखी है। नीचे बहुत कम डेटा है, 35,000 35,500 पर पुट में मुश्किल से 9 लाख शेयर है। तो बैंक निफ्टी में डेटा ही कम है, निफ्टी पर ही फोकस करना है। निफ्टी में जैसा 16,800 से 17,000 की रेंज है, बैंक निफ्टी में 35,000 36,000 की रेंज है, जिस पर आपको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, तो ये थे एफएनओ डेटा, जहां पे हम देख रहे हैं 16,800 से लेके 17,000 ये एक अहम रेंज है जिस पर आज आपको खुद ही फोकस करना है। अब आईपीओ पे आए, श्रीराम प्रॉपर्टीज आज खुलने वाला है, क्या करना चाहिए खुलते ही? आज जो लिस्टिंग होगी 118 रुपए की इशू प्राइस है। मैं उम्मीद करता हूं कि इशू प्राइस के नीचे ही लिस्ट होना चाहिए, जिस तरह का मूड माहौल है। और वैसे भी आजकल जिस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है उस तरह की लिस्टिंग आजकल होती नहीं है, तो यहाँ पर भी कमज़ोर लिस्टिंग होगी, इशू प्राइस के नीचे ही होगी। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 110 रुपये के आसपास रखना है। हमारी राय ये थी कि हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने हिसाब से समझना है। चाहे तो इशू प्राइस का लगाएं, लेकिन संभावना पूरी ये कि इशू प्राइस के नीचे लिस्ट होगा। अगर आप 7-8% का नुकसान सहन कर सकते तो 110 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है और रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स है तो फिर रहने दें, और क्या कर सकते हैं। तो खराब मूड माहौल के साथ इसकी लिस्टिंग भी आज कमजोरी होनी, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, तो आप देखिए श्रीराम प्रॉपर्टीज देखना होगा किन लेवल्स पर ओपन होते हैं, लेकिन फिलहाल यही रहा है कि आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बने रहते हैं तो इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं लंबे समय के लिए। राय यही थी कि रिस्की इन्वेस्टर्स ही इसमें पैसा लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आज स्टॉक्स न्यूज़ यानी कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, और साथ ही आज
रिपोर्ट्स कौन से आते हुए दिख रही हैं ब्रोकरेज की तरफ से। हमारे साथ मानसी, वरुण और साथ ही आशीष जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी। ट्रिगर्स लेटेंट व्यू एनालिटिक्स एंकर निवेशकों का 1 महीने का लॉक इन जो है वो आज खत्म हो जाएगा। इसके अलावा वीगार्ड पर नजर रखें, 20 दिसंबर यानी कि आज के दिन स्ट्रैटेजिक निवेश पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। वहीं सेंसेक्स में जो बदलाव है उसमें विप्रो जो है वो सेंसेक्स में एंट्री लेगा और बजाज ऑटो जो है वो सेंसेक्स से बाहर होता हुआ दिखेगा। आईपीओ के अपडेट, सुप्रिया लाइफ साइंसेज का आईपीओ आज बंद होगा। दूसरे दिन आईपीओ 5.6 टाइम्स बढ़ा है, जिसमें रिटेल हिस्सा 25 टाइम्स भरता हुआ दिखा। प्राइस बैंड इसका 265 से 274 का है और इशू का साइज जो है 700 करोड़ का है। वहीं एचपी एडहेसिव्स का आईपीओ आखिरी दिन 21 टाइम्स भरता हुआ दिखा, जिसमें रिटेल हिस्सा 81 टाइम्स भरा है और प्राइस बैंड 262 से 274 का है। साइज इसका 126 करोड़ का रहा। कुछ खबरें हैं, गेल और गुजरात एल्कलीज पर नजर रखनी है। बोर्ड बैठक होने वाली है 23 दिसंबर को और इसमें अंतरिम डिविडेंड पर सोच विचार किया जाएगा और 31 दिसंबर को अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। इसके अलावा गेल ने GACL यानी गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। बायो इथेनॉल प्लांट बनाने के लिए करार किया गया है। प्रोजेक्ट पर कुल खर्च जो है 1000 करोड़ का होगा। प्रोजेक्ट से सालाना 1500 करोड़ आय का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो इस खबर पर नजर रखें। सिप्ला पर फोकस रखना होगा। इनकी एक दवाई को US FDA से अप्रूवल मिला है। लैंड्रियोटाइड इंजेक्शन के लिए US FDA से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। ये इंजेक्शन जो है वो ट्यूमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में MGL पर नजर रखें। CNG और PNG के दाम जो है बढ़ाए गए हैं। CNG के दाम 61 रुपये 50 पैसे प्रति किलो से बढ़ाकर 63 रुपये और 50 पैसे प्रति किलो किए हैं। 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। और PNG के दाम जो है 36 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 38 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर किए गए। 1.5 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है, जिनके चलते MGL पर फोकस रखना चाहिए। चलिए, तो ये थे कुछ ट्रिगर्स और अहम खबरें, और कुछ और अहम खबरें लेकर हमारे साथ वरुण भी जुड़े हैं। वरुण, बताइए। ओके देवांशी, तो सबसे पहले यहाँ पे IRB इंफ्रा इस कंपनी को अपने रडार पे रखेगा, क्योंकि इस कंपनी को यूपी में प्रोजेक्ट के लिए LOA मिला है। करीब 6555 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है और इसके चलते इस कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है 19,210 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। मोल्टेक पैकेजिंग QIP का अपडेट इस कंपनी ने दिया है। QIP से कंपनी ने करीब 104 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। 740 के इशू प्राइस पे 14 लाख शेयर जो है वो अलॉट किए गए हैं। जो फ्लोर प्राइस था QIP का 722 रुपये के आसपास था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, 22 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है। फंड जुटाने पे बोर्ड विचार करने वाला है। इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाएगी ये कंपनी। इरकॉन NHAI से करीब 1436 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सबसे कम बोली इरकॉन ने लगाई है। कंपनी को करीब 2.5 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा करना होगा। पेनार इंडस्ट्रीज, इस कंपनी को 580 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। वेयर हाउस, सोलर मॉड्यूल्स, स्ट्रक्चरल स्टील, इन सेक्टर्स में इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। और अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट, लोधा ग्रुप से इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। जिंदल पॉली, इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिंदल इंडिया सोलर एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से PLI स्कीम के तहत LOA मिला था, उसको अब रद्द कर दिया गया है। बैंक गारंटी की टेक्निकल इशू के चलते इस LOA को रद्द किया गया है। इसके अलावा जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट वॉलेंट्री डीलिस्टिंग को बोर्ड की मंजूरी मिली है। फ्लोर प्राइस 252 रुपीज़ 36 पैसे का है। इंडिकेटिव प्राइस 253 रुपीज़ का है। और आखिरी में वी-मार्ट रिटेल, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 16 दिसंबर को करीब 25,000 शेयर जो है इस कंपनी में खरीद लिए हैं। ओके, तो ये थी कुछ अहम खबरें जिस पर आज ये स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। अब सीधा चलते आशीष के पास ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग देवांशी। सबसे पहले देखिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। कवरेज की शुरुआत की है, लेकिन बिकवाली की राय के साथ 1000 रुपये का रख दिया। 1184 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि सारी जो अच्छी चीज़ें हैं ऑलरेडी वैल्यूएशन में फैक्टर नजर आ रही हैं। मीडियम टर्म का आउटलुक ठीक है, लेकिन हो सकता है कि साइक्लिकल बिजनेस है, आगे जाकर चैलेंजेस देखने को मिले। इसके लिए बिकवाली की राय के साथ इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। इसके अलावा नायका यहाँ पर नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी इक्वल वेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 2100 से करीब 2100 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि ई-कॉमर्स बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है और बाजार की उम्मीदों से ज़्यादा बेहतर तेजी से जो है प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा बिजनेस है, अब कारोबार आउटलुक सब बढ़िया अच्छा लग रहा है। इसके चलते इन्होंने जो है इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2183 के लक्ष्य के लिए।
दो एफएमसीजी कंपनीज पर नजर रखिएगा। HUL यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3300 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2230 रुपए की शुक्रवार की क्लोजिंग है। GCPL यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिप्ला पर नजर रखिएगा, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1051 रुपए के लक्ष्य के लिए। SBI काज पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 1350 रुपए का लक्ष्य दिया है। PB फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है और यहाँ पर भी देखिए कवरेज की शुरुआत की है इक्वल वेट की रेटिंग के साथ 1160 रुपए का लक्ष्य दिया है। 1084 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कारोबार काफ़ी बढ़िया है, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से करीब 70% रेवेन्यू आती है, लीडरशिप पोजीशन है, लेकिन वैल्यूएशन पूरी तरीके से प्राइस नजर आ रहे हैं। इसके चलते इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग दी है। और अंत में JSW स्टील यहाँ पर नजर रखिएगा, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 727 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 660 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। और मैक्रोटेक सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यही है। बिकवाली सर, शुरुआत करते हैं। इनिशिएशन किया है ना इन्होंने, हाँ अभी CLSA की पहली रिपोर्ट ही 1000 के टारगेट के साथ, और वो भी तब जबकि माहौल जरा रियल एस्टेट के लिए ठीक होता दिखा है। देखते हैं आज स्टॉक पर किस तरह का एक्शन आता है, लेकिन स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में बता रहे हैं हमारे सारे एक्सपर्ट। आज है सोमवार और वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात दिवांशु, और स्पेशल सुप्रभात पूरा भारत भ्रमण करके वापस आए अनिल सिंघवी जी को। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द वीक है वो भी IT स्पेस से है, ग्रिंडवेल नॉर्टन पे खरीदारी की राय है। स्टॉक मार्केट की लास्ट 2 दिनों की वीकनेस में बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो रहा है, टेक्निकली नए हाइस पे खड़ा हुआ है 1850, 1850 का स्टॉप लॉस है, 2000 के टारगेट के लिए ग्रिंडवेल नॉर्टन है मेरा पिक ऑफ द वीक। एक चीज बताइए बंसल जी, आपके पार्टनर कुणाल जी छुट्टी ले सकते हैं, मेरे पार्टनर दीपांशु छुट्टी नहीं ले सकता। आपने डायरेक्टली दीपांशु को गुड मॉर्निंग कर दिया, किधर है दीपांशु? पहले अच्छा अनिल जी, मैंने देखा नहीं था, मैंने पहले तो एक नॉर्मल सुप्रभात दीपांशु को करा और उसके बाद एक स्पेशल अनिल जी सुप्रभात आपको करा, क्योंकि आप काफी दिनों से पूरा भारत भ्रमण करने पे लगे हुए हैं। हाँ। जयपुर की तस्वीरें, ग्रेटर नोएडा, मतलब कहाँ आप घूम रहे हो, जो आपने अनिल जी डिस्क्लोज करा है। हाँ। तो बाकी मैंने एज्यूम कर लिया कि पूरा भारत भ्रमण करके आए हैं आप। चलिए, तो अब एक स्पेशल गुड मॉर्निंग आप देवांशी जी को भी कर लीजिए। और अगर आज के लिए आपको छूट है, दिन के दौरान अगर 1-2 बार आप देवांशी का नाम दीपांशु बोलते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तो वैसे मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम है, वो मुंह पे चढ़ा, और दूसरा है देवांशी और दीपांशु में ज़्यादा फर्क भी नहीं है बोलने में। तो गुड मॉर्निंग कर दीजिए देवांशी आज मेरे साथ शो में। वेरी गुड मॉर्निंग देवांशी। गुड मॉर्निंग। चलिए आइए बढ़ते आगे, ढेर सारे स्टॉक्स। अच्छा, एक इसी पर पहले आपसे राय ले लूँ। अभी हम मैक्रोटेक की बात कर रहे थे बंसल जी, जरा इसके चार्ट्स निकालिए, राय दीजिए आपकी। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और उन्होंने टारगेट दिया 1000 रुपये का, लगभग 1184 पर स्टॉक बंद हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा है कि सब कुछ अच्छा इस प्राइस में आ चुका है। शुक्रवार को बाजार के मूड माहौल के साथ स्टॉक 6% गिरा भी है। अगला अहम सपोर्ट कहाँ है, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, पहली बात, स्टॉक में करेक्शन चल रही है, बट करेक्शन पे अनिल जी मुझे लगता नहीं है कि 1000 रुपए के भाव आएंगे। अगर 1000 के भाव आएंगे तो वो नीचे लेवल पे सस्टेन नहीं होंगे, वहां से एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ वो एग्जैक्ट अगर सपोर्ट देखें तो 1052 1052 एक अहम सपोर्ट है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सपोर्ट के लेवल्स नहीं टूटेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। विश्वेश जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका पसंदीदा शेयर इस हफ्ते के लिए कहाँ पे है? पीछे बैकग्राउंड में कोई इंटरेस्टिंग जगह दिख रही है पीछे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मुझे लगता है अनिल जी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा ये वीक, और जिस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में सेलिंग हुई है, मुझे लगता है शायद लोअर लेवल भी पॉसिबल है। तो अपरेंटली बाय करने के लिए शायद वेट करना चाहिए, और शॉर्ट मेरे हिसाब से ओपन करने के बाद करेंगे। तो अनिल जी, मैं वेट एंड वॉच करना चाहूँगा, ओपन देखने के बाद फिर हम इनिशिएट करेंगे। ओके, तो खुलने के बाद देखेंगे। चलिए, गैप से खुलने के बाद क्या कुछ होता है। आइए, कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, सुप्रभात। बताएं सर, इस हफ्ते का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं भी शेयर तो देखिए मेरे पास है नहीं अनिल जी, आज कोई कॉल नहीं है, लेकिन एक सवाल है अनिल जी आपसे। जी पूछिए। मेरे पास आपके साथ एक के सामने 4 सवाल है, पहले आप पूछ लो।
अनिल जी पहले ये बताइए कि आप कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं अनिल जी? बिना च्यवनप्राश के लिए ये सिचुएशन है। च्यवनप्राश खाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, बचपन में बहुत खाया है। अनिल जी अब आप देखिए, मैंने आपका ट्विटर देखा, आप जयपुर में भाषण देते हुए पाए गए हैं, उसके बाद आप वॉलीबॉल की ट्रॉफी उठा रहे हैं, फिर दोस्तों के साथ पार्टी भी कर रहे हैं। तो अनिल जी ये इतनी सारी चीजें एक वीकेंड पर कैसे कर लेते हैं आप? बस ऐसे ही बड़े आराम से। देखिए कुणाल जी, जो काम करने में इंटरेस्ट होना उसके लिए समय मिल जाता है, कहीं कहीं निकल जाता है। तो बस जितना समय उसका सही सदुपयोग कर लिया जाए तो बड़ा आनंद आया और वीकेंड बड़ा एक्टिव रहा है। मतलब गुरुवार शाम से ही, पहले दिल्ली, फिर जयपुर, फिर कल मुंबई में बड़े मजे किए। थैंक यू सर। अच्छा बताइए, अब मेरा सवाल, आपके और बंसल जी के विचार इतने मिलते जुलते कैसे हैं? अनिल जी विचार मिलते हैं तभी अनिल जी हमारी इतनी अच्छी पटरी बैठती है। तो अनिल जी बहुत विचार मिलते हैं हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके। बंसल जी को पता था कि दीपांशु आज शो में, आपको भी पता है दीपांशु शो में? अनिल जी दीपांशु शो, अनिल जी मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैंने अंदाजे से सोचा कि दीपांशु भी होंगे। चलिए बढ़िया है, दीपांशु आज छुट्टी पर है। बंसल जी और आपका दोनों का अंदाजा एकदम सही निकला, सेम टू सेम। देवांशी आज हमारे साथ शो में। तो चलिए बताइए कुणाल जी, क्या इरादा है आज? कोई खरीदारी करने का इरादा है या बाजार खुलने का इंतजार करेंगे आप भी? अनिल जी बाजार खुलने का इंतजार करेंगे, बाजार में हड़कंप है तो एक बार कुछ स्थिरता लौट आए तब खरीदारी की राय देंगे अनिल। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए, खरीदारी करने की राय आएगी या बिकवाली की भी आएगी, तब भी बाजार खुलने के बाद थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। आइए कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज एक्शन रहने वाला है, उन्हीं पर करते हैं फोकस। विश्वेश जी, MGL महानगर गैस लिमिटेड, इसके चार्ट्स देखिए और वायदा कारोबार के डेटा देखिए, बताइए। इन्होंने CNG और PNG दोनों के दाम बढ़ाए हैं, जिसका फायदा इन्हें थोड़ा मिलना चाहिए। बाजार वैसे तो कमजोर है, फिर भी मैं लॉन्ग साइड वाली खबर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताएं सर। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और काफ़ी समय से स्टडी डिक्लाइन है, मतलब 1200 रुपये से 870 रुपये आ गया। और अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूं तो अनिल जी सीधा अगला सपोर्ट जो है वो 800 के आसपास है। मेरे हिसाब से अगर कोई पुल बैक आता भी है अनिल जी, तो मुझे लगता है कि 890 के ऊपर अगर जाए तो ही फिर कुछ मेजरली रिवर्सल के साइन बनेंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से अनिल जी सेल ऑन राइज ही है। अपेरेंटली स्टॉक मार्केट से पहले जो गिर रहा है वहाँ पर शायद कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अनिल जी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, लेकिन 890 के ऊपर सस्टेन हो फिर हम बोलेंगे कि ओवर सोल्ड है और शायद ज़्यादा बाउंस बैक कर सकता है। बट फिलहाल के लिए 890 का निकलने का वेट करें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। 890 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, उससे पहले नहीं। ये राय है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से आती हुई। एक और स्टॉक है गेल। कुणाल जी इसके चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। बोर्ड बैठक होने वाली है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर की बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और साथ ही गेल ने गुजरात अल्कलीज के साथ एक करार भी किया है, MOU साइन किया है, और वो साइन किया है बायो इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए। तो गुजरात अल्कलीज के चार्ट्स तब तक देखेंगे हमारे बंसल साहब। गेल के चार्ट्स पर दीजिए आप अपनी राय। अनिल जी देखिए, एक सपोर्ट है गेल में 126 रुपए का और 129 रुपए पर बंद हुआ था शुक्रवार को, तो मुझे लगता है बिल्कुल सपोर्ट के करीब ट्रेड हो रहा है। अब ये 126 का लेवल अगर ये स्टॉक होल्ड कर लेता है तो यहां से एक पुल बैक आएगा और इस पुल बैक में आपको 140 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है 140 रुपए तक का एक अपमूव आ सकता है। 126 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की राय। यहां पर होल्ड करें, स्टॉप लॉस प्रॉपर जैसा बताया है कुणाल जी ने वो मेंटेन करें। बंसल जी, गुजरात अल्कलीज। अनिल जी, गुजरात अल्कली का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 615 से लेकर 620 एक अहम सपोर्ट है, और जिस तरीके का ये सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, मुझे तो लग नहीं रहा था कि शुक्रवार को भी 620 के लेवल टूटेंगे। तो 615 620 एक अहम सपोर्ट है। टेक्निकल स्ट्रक्चर गुड है, बट अगर 615 के लेवल टूटते हैं तब यहां से जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है निकल जाना चाहिए। देखना ये है कि 615 के लेवल्स को होल्ड करता है कि टूटते हैं। अगर टूट गया तो टेक्निकली एक डिस्टॉर्शन ऑफ पैटर्न्स देखने को मिलेगा। तो 615 के नीचे होगा खराब। अगर ये मेंटेन हो जाए, मैनेज हो जाए तब तो ठीक, अदरवाइज मामला मुश्किल है।
ओके, और इस बीच सिंगापुर में ट्रेड होने वाले आयरन ओर में 5% का उछाल आता हुआ दिखा है, तो यानी कि वहाँ पर थोड़े से दाम बढ़े हैं आयरन ओर के। ये आयरन ओर वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर, मसलन एनएमडीसी। आइए, एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चोपड़ा साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। पहले तो ये बताएं कि कोई पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक आप भी देना चाहते हैं सर, कोई स्टॉक आज के लिए, हफ्ते भर के लिए? देखिए, मुझे लगता है अनिल जी, थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच होना चाहिए और इसके चलते हुए अभी बहुत ज़्यादा बाइंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मगर एक कंपनी है जो हमारे पोर्टफोलियोज में भी है, उसका नाम है आयन एक्सचेंज, और बहुत स्टेबल कंपनी है और उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी से फ़र्क पड़ता नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जो मेरा जो पिक होगा उसको ये कह सकते हैं कि पिक ऑफ द फोर्टनाइट, जो 2092 रुपये पे करीब अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ये आसानी से अगर कोई 15-20 दिन के पर्सपेक्टिव से ले तो इसको 2150 के लगभग 2150-2160 का स्तर ये टच कर सकता है। तो आयरन एक्सचेंज मुझे अच्छा लगता है। बाकी जैसे आयरन फ्यूचर्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है जो दिग्गज हैं, JSW स्टील, टाटा स्टील और जिंदल स्टील, ये अच्छी कंपनीज हैं। इसमें एक अच्छी चांस है कि इसमें तेज़ी देखने को मिले। एक बार मार्केट्स में जो गिरावट थम जाए तो वहाँ से मुझे लगता है कि आयरन ओर और स्टील कंपनीज में बाइंग करी जा सकती है। ओके, तो आयरन एक्सचेंज ये है वो स्टॉक जो चोपड़ा साहब को पसंद है। 2150-2160 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आज की कमजोरी में, और बाकी मेटल शेयरों में उछाल निचले स्तर से आ सकता है, रिकवरी आ सकती है, उन पर करना है आपको फोकस एक और स्टॉक पर किया जाए, और वो है IRB इंफ्रा। बंसल जी, इसके चार्ट देखिए। IRB इंफ्रा, यहाँ पर एक ऑर्डर मिला है इनको उत्तर प्रदेश में, LOI मिला, तो ये समझ सकते हैं कि ये ऑर्डर ही है। 6555 करोड़ का, साइज अच्छी, क्योंकि 19,000 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है इसके सामने, समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1/3 इतना बड़ा ऑर्डर है। IRB इंफ्रा के चार्ट देखिए। अनिल जी, IRB इंफ्रा का टेक्निकल पिक्चर देखें तो अच्छी है। स्टॉक निफ्टी के साथ करेक्ट हो रहा है, करेक्शंस में वॉल्यूम कम है, नीचे में 200, 201 एक अहम सपोर्ट है। ये लेवल शुक्रवार को भी टूटे थे, बट निचले स्तरों से बाइंग आई, क्लोजिंग इनके नीचे नहीं हुई है। तो जिनके पास है 200 का स्टॉप लॉस, नई खरीदारी के लिए भी 200 का स्टॉप लॉस, बट लेवल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। 200 में ऐसा नहीं है कि किस एंड गो टूटा, मतलब कि डिसाइसिवली टूटे, उसके नीचे सस्टेन करे, तब निकलने की राय होगी। एल्स बने रहें इसके साथ 200 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए IRB इंफ्रा। अच्छा चोपड़ा साहब, पहले आपने चूंकि कहा कि थोड़ा बाजार में कंजर्वेटिव चलना पड़ेगा, तो उसी पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए मार्केट में? अप्रोच इस वक्त क्या होनी चाहिए? खरीदना है, बेचना है, या कुछ नहीं करना है, खाली देखना है? अनिल जी, देखिए, बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को बाजार से दूर रखना, ये एक सच है। और कई बार गलतियां हो जाती हैं, आप हाई बीटा सेक्टर्स में, हाई बीटा स्टॉक्स में चले जाते हैं। मगर मेरा एक ये मानना है कि जिस तरह से गिरावट हो रही है, और अब आप देखिएगा कि जो आने वाला हफ्ता है या इस हफ्ते में जो FII पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी। जनरली ये देखा जाता है कि आखिरी 10 दिनों में FII पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी, तो चांसेस हैं कि बाजार यहाँ कहीं स्टेबलाइज हो जाए और जो डोमेस्टिक बाइंग है वो थोड़ा सा सपोर्ट करे। तो मेरा अंदेशा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और अगर खरीदारी करी भी जाए तो कंजर्वेटिज्म में जाएं। मैं पहले काफ़ी ज़माने से बोलता आ रहा हूं कि कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज में रहें, मेटल्स में रहें, खाद्यान्न वाली कंपनीज में रहें, LT फूड्स है, KRBL है, ऐसी कंपनीज में रहें। जो मुझे लगता है कि कमोडिटीज़ में तेज़ी है, इन्फ्लेशन है, तो उसके चलते कमोडिटीज़ में गिरावट इतना देखने को नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो थोड़ा सा रेस्ट्रेन देखें। और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, देखिए, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि जो 25 पैसे का इंटरेस्ट रेट वहाँ रिवीजन हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया, ये एक बड़ा रिवीजन था और एक सरप्राइज था, जिसकी वजह से बाजार ने एक नेगेटिव रिएक्शन भी दिया फ्राइडे को, और आज वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ये बात मान के चले कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंकर्स को परेशान कर रही है, तो भारत में भी अभी नहीं तो कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं एक रेट रिवीजन, अपवर्ड रिवीजन की बात होगी, इंटरेस्ट रेट्स टाइटन होंगे। तो जितने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, तो उनमें हो सकता है थोड़ी गिरावट देखने को मिले। उसमें ऑटो भी हो सकता है, उसमें थोड़ा हाउसिंग भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा कॉशियस रहें, प्लस बैंकिंग शेयर्स में कॉशियस रहें। जो पुराने खरीदार हैं, उन्होंने खरीद रखे हैं, उनमें
उनमें डरने की आवश्यकता नहीं है बड़े बैंकों में। मगर हाँ, अभी नई खरीदारी करने का तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं, वहाँ पे आप थोड़ा कॉशन रख सकते हैं और कमोडिटी साइड पे रहें और थोड़ा-सा कॉशियस रहें। अगर रोक सकते हैं अपने आप को तो रोक लें, एक बार बाज़ार थमने दीजिए, फिर बहुत मौके मिलेंगे खरीदारी के। ओके, तो फिलहाल इंतजार करें, खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें, आराम से अच्छे लेवल्स पर खरीदें, ये है राय। जय ठक्कर है हमारे साथ। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं इस हफ्ते का शेयर आपकी पसंद का। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, चोपड़ा साहब की बात से मैं सहमत हूँ। हाई बीटा नेम स्पेशली बैंकिंग, यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है और इन्फ्लेशन रिलेटेड रीजंस के कारण यहाँ पे और दबाव हमें देखने मिल सकता है। अनिल जी, आईसीआईसीआई बैंक पर मेरी बिकवाली की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर में रहना चाहिए 745 का। अनिल जी, स्पॉट लेवल्स दे रहा हूँ मैं, 745 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक को बेचना चाहिए। तो सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें अच्छा खासा ब्रेक डाउन देखने मिला है, चाहे वो एक्सिस हो, कोटक बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एंड आईसीआईसीआई बैंक में भी एक रिवर्सल ऊपर से आ चुका है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 745 के स्टॉप लॉस से इसे बेचना चाहिए। ऑन द डाउन साइड जो यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट्स निकल कर आ रहे थे 692 एंड 680, 692 680 के लिए इसको शॉर्ट सेल करना है। 692 680 के टारगेट आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक के निकल कर आते हैं। जाहिर सी बात है, आईसीआईसीआई बैंक अगर इतना कमजोर होगा तो बैंक निफ्टी पर भी असर आएगा। जय, बताएं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब अगले सपोर्ट, आपको जो मजबूत सपोर्ट दिखते हो, जहां पर उम्मीद करें कि थोड़ा बाजार गिरने से रुक सकता है या जहां से बाउंस देने की कोशिश कर सकता है, वो कौन से हैं? अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन रहा है ये कि बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग देखने मिला और 200 डेमा पर एग्जैक्ट क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस स्विंग लोज है उसके करीब करीब 35,327 स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ अनिल जी। तो अगर हम राउंड ऑफ करें तो 35,300 ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जो एकदम इमीडिएट लेवल्स पर है। 300 पॉइंट के आसपास ही है दूरी इसकी। वो लेवल्स जैसे और ब्रेक डाउन होते हैं एनर्जी, फ्रेश ब्रेक डाउन हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं 35,300, देन बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 34,500 टू 34,000 इन दिस वीक। ऊपर में एक लेवल जो है अनिल जी 36,000 के आसपास का, वो एक बहुत ही एक निर्णायक लेवल रहेगा ये वीक में, बिकॉज 36,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो ही थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें देखने मिलेगी। अनटिल अनलेस 36 के ऊपर नहीं निकलता, ओवरऑल प्रेशर रहेगा, सेलिंग प्रेशर रहेगा बैंक निफ्टी में। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है अनिल जी, जो पहले का लोज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोज ब्रेक होते हुए हमें देखने मिलेंगे निफ्टी में। अगर एग्जैक्ट लेवल्स मैं बताऊं तो 16,782 के, 16,782 के आसपास का है, वो लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आएंगे ये वीक में, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। एंड फ्रेश वीकली लोज हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट जो बनकर आ रहा है वो 16,600 का है। ये बहुत ही क्रूशियल वीकली बेसिस का सपोर्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते हैं आगे। वागले साहब है हमारे साथ तैयार और करते हैं उनका भी स्वागत। वागले सर, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आज का पिक ऑफ द वीक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, देवांशी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द वीक अनिल जी है विप्रो। मुझे लगता है ये अगेंस्ट द मार्केट चलना चाहिए। हालांकि ये इतने नेगेटिव माहौल में आपको ये लोअर लेवल्स पे मिल सकता है। 670-71 का बंद है, मुझे लगता है 660 665 ये रेंज में मिलना चाहिए। आपका 650 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये 720 तक जा सकता है जब मार्केट बॉटम करेगा। और मेरा मानना है कि अगले वीक में ये जब भी बाउंस आएगा, विप्रो आउट परफॉर्म करेगा। तो मेरा 710 से 720 का टारगेट होगा पूरे वीक के लिए। तो एक अच्छी बात है कि जब भी बाजार आपको लगे कि अब रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, तो आपको स्टॉक जो रडार पर रखना है वो है विप्रो। गिरावट में खरीदारी करें। 650 का स्टॉप लॉस होगा और 670 पर बंद हुआ है तो और बाजार का मूड खराब है तो थोड़ा नीचे मिल भी सकता है। फिर जब रिकवरी हो तो 720 के बड़े टारगेट के लिए हफ्ते भर के लिए आज से आपको करनी है खरीदारी इस स्टॉक में। आईटी स्टॉक शेयर थोड़े से मजबूत रहे हैं कंपैरेटिवली। चोपड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि खरीदने चाहिए आईटी शेयर या अभी थोड़ा दूर रहे? देखिए, मैं वागले साहब से थोड़ा सा बिल्कुल अग्री करूंगा। और अगर गिरावट में आपको टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसी कंपनीज मिलती हैं तो बहुत ही अच्छी है। माइंडट्री, मुझे लगता है कि थोड़ा गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए थमने का, और बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं ये कंपनीज। और अगेन मैं कहूँगा, जब भी बाजार में गिरावट हो तो सबसे पहले आपको ब्लू चिप कंपनीज खरीदनी है। और अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम अगर ब्लू चिप्स के साथ रहेंगे, टॉप रैंक कंपनीज के साथ रहेंगे, तो चांसेस ये हैं कि बहुत जल्दी पैसा बनेगा। और जब बाजार ये एक ट्रेंड होता है कि पहले लार्ज कैप चलता है, फिर मिड कैप और फाइनली स्मॉल कैप।
तो मुझे लगता है कि इस समय लार्ज कैप आईटी अच्छा करना चाहिए, मगर थोड़ा सा रेस्ट्रेंट देख के बाजार में अगर गिरावट ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर टीसीएस आपको 3500 के आसपास मिलता है या उससे नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है। मुझे लगता है टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, जो भी टॉप रैंक कंपनीज है, इन्फोसिस, ये बहुत ही अच्छा है और ये कंजर्वेटिव अप्रोच भी है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अनिल जी, कि जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हुआ है तो जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं, खास करके फार्मा और आईटी, इनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचता है बैलेंस शीट पे। रुपए की कमज़ोरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी और भी बढ़ सकती है। तो इसके चलते आईटी सेक्टर, जो कि कंजर्वेटिव सेक्टर भी है, और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे कंजर्वेटिज्म अप्रोच इस समय ठीक लगती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आईटी में सेफ्टी ढूंढ सकते हैं और थोड़ा सा बाजार देख के इंतज़ार करके अच्छे लेवल्स मिलते हैं तो बिल्कुल घुसना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी शेयरों में गिरावट में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है भरपूर और उसी पर आज और फोकस कर लिया जाए। एक स्टॉक है वी गार्ड। वी गार्ड के चार्ट्स देखिए जरा कुणाल जी और राय दीजिए अपनी। आज इनकी बोर्ड की बैठक है, स्ट्रेटेजिक निवेश पर विचार किया जाएगा। चार्ट्स में कुछ दम है या बाजार के मूड माहौल के साथ छोड़ दें से? अनिल जी देखिए, स्टॉक ने जब बाजार में रैली चल रही थी उस समय भी कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखाया। एक सीमित दायरे का कारोबार यहां बहुत समय से देखने को मिल रहा है। अच्छी बात केवल यह है कि दायरे के लोअर एंड के करीब अब ट्रेड कर रहा है, तो यहां से एक बाउंस की संभावना है। तो मेरी यहां पर बिकवाली की भी राय नहीं है। जिनके पास है बने रहें, एक स्टॉप लॉस 220 का रख लें। मुझे लगता है 220 से लेकर 245 के बैंड में ही ये स्टॉक ट्रेड करेगा। तो ना कोई खरीदारी की राय है, ना बिकवाली की, होल्ड करने की राय। ओके, होल्ड करें। बजाज ऑटो, जय इसके चार्ट्स पर राय दीजिए। जैसे विप्रो आज खरीदारी करने की राय दी है वागले साहब ने, आज से सेंसेक्स में शामिल हो रहा है। बजाज ऑटो आज से सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा। हालांकि सबको पहले से पता है कि ये बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि निकल रहा है, बताएं इसके चार्ट्स पर क्या है आपकी राय? जी काफी ओवर सोल्ड एक तरफ से देखे तो बजाज ऑटो, बट देन अनिल जी वीकनेस और भी रहेगी इसमें, बिकॉज ओवरऑल मोमेंटम वीक है। हालांकि मैं कहूंगा कि ओवर सोल्ड तो है ही, बट इसके जो शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ टारगेट्स बनकर आ रहे हैं जी, दैट इज 3070 ये लेवल्स हमें अनिल जी देखने मिल सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर। वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉज ले सकता है, हॉल्ट ले सकते हैं, बाउंस बैक उस लेवल से हमें फिर से 3250 तक देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड अनिल जी नेगेटिव रहेगा। रीजन भी कि अनिल जी फर्स्ट टाइम ये तेजी में ये स्टॉक में भी एक डेथ क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, जहां पे उसका 50 डेमा ने 200 डेमा को क्रॉसओवर दे दिया है। सो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। एक बेयर मार्केट में ये ट्रेंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो वीकनेस तो रहेगी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो नेगेटिव ही है। शॉर्ट टर्म में 3070 वहां से बाउंस आया तो एक फिर से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये डेथ क्रॉसओवर क्या था? बहुत डेडली है, खतरनाक। बिल्कुल अनिल जी, जब मार्केट में बिल्कुल अनिल जी, उसका नाम ही इसीलिए वैसा दिया है बिकॉज एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर, एक होता है डेथ क्रॉसओवर। तो अनिल जी बुल मार्केट में जब भी कोई स्टॉक आता है तो उसका 50 डेली मूविंग जो एवरेज है वो 200 डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है फ्रॉम द लोअर साइड, और फिर वो स्टॉक में जी बहुत ही अच्छी एक अप ट्रेंड तेजी देखने मिलती है। और हम बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है वो स्टॉक का, इंडेक्स का, इसलिए उसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। बट अनिल जी जब ऊपर से 50 डेमा 200 डेमा को क्रॉस करता है सो मतलब वो स्टॉक गया, इसलिए उसका नाम है डेथ क्रॉसओवर। देखिए एक चीज ऐसी है जिसमें डेथ लगने के बावजूद वो बहुत अच्छी है। सरप्राइज है। एक केक आता है डेथ बाय चॉकलेट। जी किस किस ने खाया है जब मुझे बताओ जी। अरे गजब का, मतलब डिलीशियस एकदम। अभी अवॉइड कर रहे हैं, यस है ना। हाँ, बंसल जी ने खाया, कुणाल जी ने खाया, जय ने खाया। डेथ बाय जो वो अमेजिंग है ना। अनिल जी आइसक्रीम भी आती है। अच्छा, आइसक्रीम भी है? ओह, आइसक्रीम मैंने नहीं खाई हुई है। मैं जनरली आइसक्रीम खाता नहीं गले के चक्कर में, लेकिन ठंडा नहीं खा पाता। लेकिन हाँ, डेथ बाई चॉकलेट वो केक बड़ा शानदार होता है। तो ऐसा नहीं कि डेथ से जुड़ी सारी चीज़ें खराब ही हो। ये वाला जो बताया जय ने वो बहुत खराब है। कौन सा डेथ क्रॉसओवर, ऐसे हाँ, ये बड़ा खराब है। चलिए, ये चार्ट पर राय आती हुई आपके लिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।